हेलो स्टूडेंट्स, इन बेसिक मैथमेटिक पोर्शन हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम तक हमने कवर कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलस मैथमेटिक्स। कैलकुलस जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो वो जो नॉर्मल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। यही तो होता है। देखो अपन 5 प्लस है 7 आराम से 12 कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी सिंपल सा जो कैलकुलेशंस रहता है प्लस माइनस वाला, ये सब अलजेब्रिक कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। लेकिन जब बात करें वहीं साइन कॉस वगैरह की, जैसे मान लो साइन 15 है प्लस साइन 20 है, ऐसा कुछ, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ये साइन 35 हो जाए। ऐसा नहीं लिख सकते आप, है ना। वहाँ पर जो बेसिक अलजेब्रा है सब जगह ऐसे तुरंत अप्लाई नहीं होती है। उसके अपने कुछ रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके थ्रू हम अपन जो है उसको डिस्कस करते हैं। कैलकुलस मैथमेटिक्स भी एक थोड़ा अलग हट के थोड़ा सा मैथमेटिक्स, इसका अपना लगाने का तरीका और सब कुछ डिफरेंट है। तो उसको समझेंगे अपन कैसे वर्क करती है और किस चीज़ के बारे में ये बात करती है। तो कैलकुलस मैथमेटिक्स के 2 पार्ट है जिसको मैं 2 पार्ट में स्टडी करवाऊँगा यहाँ पर। एक का नाम है डिफरेंशिएशन, या फिर डेरिवेटिव्स कह लीजिए, और दूसरे पार्ट का नाम है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन नाम से ये लग रहा है कि कुछ डिफरेंशिएट करने वाले, कुछ छोटे छोटे हिस्से करने वाले किसी चीज़ के, ना, टुकड़े 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 करने वाले। और इंटीग्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को एडअप करना, इंटीग्रेट कर देना, राइट। तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी समझेंगे अपन इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, इसको पढ़ा जाएगा y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी y x नाम की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर क्या है बेसिकली y x के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। यानी अगर x में मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूँ 1, उसके अकॉर्डिंग मैं y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर x में मैं कुछ चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग y में भी कुछ चेंज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर चेंज उसमें आएगा। तो यहाँ पर क्या y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, मान लीजिए आपको y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी या फिर फंक्शन ऑफ t, इसको ऐसे पढ़ते हैं f ऑफ t या फिर फंक्शन ऑफ t। तो इसका मतलब क्या हुआ? y t नाम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पर, यानी y का जो फार्मूला रहेगा कुछ t के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए t³ + 4 डिवाइडेड बाई t, कुछ भी मतलब t आना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, ठीक है ना। यानी t की वैल्यू को चेंज करके y की वैल्यू में क्या चेंज होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आई आपको? फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा, ठीक है। फंक्शन में जरूरी नहीं कि f सिंबल ही लगा हो, यहाँ पर g भी सिंबल लग सकता है, ऐसा gx, तो अभी उसको वही पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x पढ़ेंगे, है ना। या फिर g ऑफ x पढ़ सकते हैं आप, h लगा हो सकता है ना, i लगा हो सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो कुछ भी लगा हो सकता है। ज़्यादातर केस में f यूज होता है बिकॉज f स्टैंड्स फॉर समवॉट फंक्शन, तो हम ज़्यादातर केस में क्या यूज कर लेते हैं? f यूज कर लेते हैं उसको दिखाने के लिए कि वो क्या है, किस चीज़ का फंक्शन है। कभी कभी तो क्या होता है डायरेक्टली सिर्फ u v ऐसा लिख देते हैं। अगर अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर x का ही फंक्शन है या फिर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का ही फंक्शन है तो हम ऐसा u v लिख देना, यानी y इज़ इक्वल टू u, है ना। अब u पता चले किस चीज़ का फंक्शन है? x का फंक्शन है ना। अगर पहले से पता होता, वहाँ पर पहले चीज़ें मेंशन होती तो हम इतना ही लिख देते हैं, बहुत है। एनीवे मैं वापस आता हूँ। तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी y किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है? x के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर बात करें y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, यानी यहाँ पर क्या y t के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिस चीज़ का फंक्शन होगा वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं, उसका फंक्शन है वो। अब इसी फंक्शन में एक छोटी सी और चीज़, सिंबल है एक डेल्टा, जो कि ऐसा होता है,
दोनों में से कोई सा भी ड्रॉ करें, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। इस सिंबल का क्या मतलब है, यहाँ पर अपने फिजिक्स में क्वांटिटी के सामने जब ये सिंबल यूज़ होता है तो वहाँ पर ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ डेल्टा एक्स, इसको पढ़ा जाएगा चेंज इन एक्स या फिर सिंपली डेल्टा एक्स पढ़ते हैं। ये बताता क्या है बेसिकली, चेंज इन एक्स, जिसके आगे भी लगा हुआ, एक्स के आगे लगा हुआ तो एक्स। अगर मान लिख दिया मैंने डेल्टा वाई, इसको बोलेंगे अपन चेंज इन वाई, है ना। अब वाई कोई चीज़ होगी, है ना, उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसमें क्या चेंज हुआ है आपने जो कैलकुलेट किया है ना, उसको यहाँ पर दिखाया आपने डेल्टा वाई से कि क्या चेंज किया गया है। जैसे मान लो कोई पर्सन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 मार्क 4 मार्क्स 5 6 ऐसा मान लेते, ठीक है। और पर्सन स्टार्टिंग में यहाँ पर है, पोजीशन 2 पर है, ठीक, और वॉक करते 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 पहुँच गए पोजीशन 5 पर। तो उसकी पोजीशन यानी एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स नाम की जो क्वांटिटी है यहाँ पर उसमें कितना चेंज आया है, तो आप बोलेंगे चेंज इतना आया है कि फाइनल वाली वैल्यू क्या है और इनिशियल वाली वैल्यू क्या है, उसको डिफरेंस ले लें, वही चेंज बता देगी। फाइनल वाली वैल्यू 5 है और इनिशियल वाली वैल्यू 2 है, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। ऐसे ही कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसकी जो वैल्यूज़ है उसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई है और पहले वैल्यू क्या थी, उसका जो गैप निकल रहा है, उसका जो डिफरेंस निकल रहा है इन अ प्रॉपर वे, उसको बोलते हैं अपन चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। और उसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है, ये सिंबल यूज किया जाता है डेल्टा, स्मॉल ऐसा ट्रायंगल या फिर ऐसा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख लीजिए, बात एक ही है, ये सिंबल डेल्टा के ही है दोनों के दोनों, ठीक है। ध्यान में रखना आपको ये चीज़ कि चेंज कैसे रिप्रेजेंट होता है, किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करें, वेरी वेरी स्मॉल चेंज की बात करें, जैसे मान लीजिए ये डेल्टा एक्स हो गया ना, डेल्टा एक्स का मतलब क्या था बताया मैंने, क्या बताया था, फाइनल वाली वैल्यू और इनिशियल वाली वैल्यू का गैप। अब वो चाहे स्मॉल चेंज हो चाहे लार्ज चेंज हो, डज नॉट मैटर, ओके। लेकिन अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज की, मतलब ये जो गैप बन रहा है ना एक्स एफ और एक्स आई का, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तो उसकी जगह पर तो हम लोग डेल्टा सिंबल ना यूज करते हैं, हम लोग डी सिंबल यूज कर लेते हैं। अगर डी लगा हुआ है उसका मतलब भी क्या होता है, चेंज से ही होता है, बट दिस चेंज इज़ वेरी वेरी स्मॉल, प्लीज़ कीप इन माइंड, फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज, मतलब इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू जो अप्रोच कर रही है ना, डेल्टा एक्स जो चेंज था ना पहले, वो किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। तब हम लोग डेल्टा ना यूज करके सीधे क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। बात समझ में आई, ये क्या था, चेंज को बता रहा था, वो चेंज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये डेल्टा सिंबल यूज़ होगा, ठीक। लेकिन अगर छोटा है, बहुत छोटा है, उसके लिए हम एक स्पेशल सिंबल यूज कर लेते हैं डी, यानी अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी छोटी हो कि हम उसको तुलना जीरो से कर सकें, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वहाँ पर डी सिंबल यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाते हैं वापस डिफरेंशियल की पोर्शन की तरफ। मान लीजिए y जो है x का फंक्शन है, यानी y x के ऊपर डिपेंड है ना, x की वैल्यू में जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग y में भी चेंज आएगा। मान लीजिए आपने x में जो है यहाँ पर चेंज किया डेल्टा x का, कितना चेंज किया, डेल्टा x का, और उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज आया डेल्टा y, रिस्पेक्टिव चेंज जो आया है ये आ गया। अगर इसी केस में मैं ये कहूँ कि डेल्टा x नाम की जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, यानी जीरो की तरफ टेंड कर रही है। अब यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ना लिमिट, इसी चीज़ को बोलते हैं एक्चुअली लिमिट बोलते हैं, यानी हम एक लिमिटिंग कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या है कि जो डेल्टा x है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, तो उस केस में डेल्टा की जगह पर क्या लिख दिया जाता है, डी लिख दिया जाता है, और यही है डिफरेंशियल पोर्शन। अब इसको पढ़ते क्या है वो समझो, इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन
ऑफ वाई। वाई में जो डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस देख रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंजेस देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में इसको पढ़ा जाता है डी एक्स ऑफ वाई। शॉर्ट में इसको क्या पढ़ा जाता है, डी एक्स ऑफ वाई। देखो बहुत से लोग इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि ये गलत है पढ़ने का तरीका, लेकिन ठीक भी है, अपना मतलब कैलकुलेशन कर रहा है बंदा, वहाँ पर प्रॉपर तरीका थोड़ी पढ़ने का देखेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन की बात चल रही थी, हालांकि पढ़ने का प्रॉपर तरीका ये है, दोनों शॉर्ट में ये है और फुल एक्सप्लेन वे में ये है, ठीक है ना। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स बोल देना भी कोई गलत बात नहीं है, कैलकुलेशन करते टाइम उसमें सब कुछ सब सही है। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ये दिखा रहा है हमको कि डी एक्स यानी बहुत ही स्मॉल चेंज एक्स के बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए वाई में कितना चेंज हुआ, यही है डिफरेंशिएशन। अपन को यहाँ पर थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को देखना होता है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स हो, मतलब y किसका फंक्शन है, x का, और वो कितना है, x है, x ही है सिर्फ। अब मुझसे बोला जाए कैलकुलेट द चेंज इन y फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो मैंने कहा ठीक है भैया, नई वैल्यू निकाल लेते हैं y की। x में बहुत ही स्मॉल चेंज किया मैंने, कितना चेंज कर दिया, dx चेंज कर दिया, ये होगी y की नई वैल्यू और ये है y की पुरानी वैल्यू। तो गैप कितना आया नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू में, ज़रा निकाल लेते हैं। जो ये गैप आएगा बहुत ही स्मॉल चेंज dx के लिए आया है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। तो y में जो चेंज आएगा उसको क्या लिखेंगे, dy। अब वो कितना आया है, तो नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, तो नई वैल्यू कितनी है, x प्लस डी एक्स, पुरानी वैल्यू कितनी है, x। तो ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू, एक मिनट माइनस था यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर भी माइनस, तो x कटेगा, क्या बचेगा बेटा, dx बचेगा। अब dx अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई dx, यानी ddx ऑफ y इज इक्वल टू 1, यानी रिलेटिव चेंज क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब x के बहुत ही स्मॉल चेंज में y का रिस्पेक्टिव जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, वो कितना हो रहा है, 1 आएगा उसका आंसर। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, है ना, अभी भी y किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, लेकिन मैं इस बार y इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर के केस में अगर मैं कहूँ कि वही डी वाई बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ, यही चीज़ डी वाई बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, हम y की एक नई वैल्यू निकालेंगे। और वो नई वैल्यू कैसी, किस चीज़ के लिए, जब हमने x में बहुत ही थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, कितना चेंज कर दिया हो, dx। देखिए चेंज का मतलब होता है, चाहे वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि प्लस ही किया जाए। मैंने यहाँ पर प्लस कर लिया है, आप माइनस भी करेंगे तो भी वही आंसर रहेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लस सिंबल यूज किया है ना, आप माइनस सिंबल भी यूज कर सकते हैं। चेंज का मतलब होता है बदलाव, अब वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब चलिए इस चीज़ को जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले तो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, dx बहुत ही छोटी वैल्यू है और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, फिर उसको किसी बड़ी वैल्यू से जोड़ा जाए, तो कोई लॉजिक वहाँ पर नहीं बनता है। मतलब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ऑल दीज वैल्यूज़, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो मान लेंगे, इस चीज़ को जीरो कर देंगे। देखो आपके समझ में अगर ये नहीं आया उसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई छोटी सी वैल्यू है 0.01, है ना, उसको आप जो है 500 में ऐड कर रहे हो, जहाँ पर इस चीज़ का कोई मतलब तो है नहीं भाई, बहुत छोटी वैल्यू है।
अब चलो ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो चलो हमको समझ में आता है 500.01, ये थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। लेकिन आपने उसका स्क्वायर कर दिया, उस छोटी वैल्यू का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब जब आपने उसका स्क्वायर कर दिया है तो 0.01 से क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। यही तो भाई, सॉरी पॉइंट, एक बार और जीरो, 3 बार, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा 0.001। तो अब भाई एक बात बताओ मुझको, जब ये हो गया 0.0001, पहले 0.01 था, तो छोटी वैल्यू का आपने स्क्वायर किया तो क्या हो गई, वो और छोटी हो गई। तो 1 से जो वैल्यूज़ कम होती है ना, जो भी वैल्यूज़ 1 से कम होती है उसका स्क्वायर करने पर वो और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये तो ऑलरेडी dx क्या है, ऑलरेडी 0 की तरफ है, उसका स्क्वायर कर दिया वो और 0 की तरफ अप्रोच कर गया, तो ये चीज़ क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, उसको नहीं लिखेंगे। तो नई वैल्यू जो y की आई वो क्या आ गई, x² प्लस 2x dx। अब डिफरेंस क्या आया पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू में, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वन, x² प्लस 2x dx माइनस x², क्या आ गया 2x dx। जो ये डिफरेंस है इसको क्या लिख देते हैं, dy। तो क्या आ गया, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2x। बात समझ में आई क्या, कैसे चल रहा मामला, आपने देख लिया होगा अब तक, तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जब पावर x की 1 थी, यानी सिर्फ x था, तो वैल्यू आई थी डिफ्रेंशिएट होके सिर्फ 1। जब पावर x की 2 थी तब आ रही है 2x। जब पावर x की 3 रहेगी तो क्या आएगी, 3x², मतलब यही पावर क्या हो रही है, आगे आ जा रही है और एक पावर कम हो जा रही है। ये 2 आगे आ गया और यहाँ पर एक पावर कम हो गई है, ठीक। और यहाँ पर भी 1 आगे आ गया है और एक पावर कम कर दी गई है, यानी x की पावर 0 है, जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, और मैंने समझा भी दिया हालांकि उस फार्मूले को यहाँ पर। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, अभी तक हमने क्या देखा, x की पावर 1 का देख लिया, x की पावर 2 का देख लिया है ना, तो मैं अब सीधे एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, x की पावर n हो तो डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू क्या होगी। तो डिफ्रेंशिएशन जो होगा y का वो हो जाएगा, n आगे आना है और उसमें से एक माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो dx किसका करने जा रहे हैं हम लोग, x की पावर 3 का, वो यहाँ लिख देंगे, यानी y की जगह पर क्या लिख दिया गया है, x की पावर 3 लिख दिया गया है, क्योंकि उसकी वो वैल्यू है। अब फार्मूला क्या कहता है, जो पावर लगी हुई है वो आगे आ जाएगी, यानी 3 आगे आ जाएगा और 3 से एक पावर कम कर देनी है, तो कितना आ गया, 3x² आ गया। तो अभी तक जो मैंने मेथड बताया था ना, वो dx बढ़ा के, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक्चुअली में आपको क्या करना है, सीधे फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है, वहाँ पर बैठ के पूरा हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। ये फिज़िक्स है, फिज़िक्स के अंदर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मैथ पोर्शन पे नहीं जाऊँगा कि उसका डेरिवेशन क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, मैं उन सब के बारे में बात यहाँ नहीं करने वाला। चलिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा फार्मूला, अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब ये कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है जब कोई चीज़ ना बदले, यही तो है। कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, कोई चीज़ अपनी बदल ना रही हो, है ना। मतलब कहने का ये है मेरा, y इज नॉट द फंक्शन of any quantity here that we are wishing to get the change, about which we are wishing to get the change। मतलब यहाँ पर y किसी का फंक्शन नहीं बन रहा है, तो y क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। नहीं आई बात समझ में, रुको। मान लो y इज इक्वल टू 6 लिखा हो और हमसे कहा जाए भाई साहब बताओ dy बाई dx कितना होगा, क्या कितना होगा, dy बाई
dx कितना होगा, यानी x में चेंज करने पर y में कितना चेंज होगा, ये हमसे कहा जाए। अब एक बात बताओ मुझको, y इज इक्वल टू 6 में x नाम की कोई चीज़ है क्या? नहीं है। यानी x में तुम कितना भी चेंज क्यों ना कर लो भाई, तुम छोटा नहीं बड़ा चेंज भी कर लो, लेकिन y में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जब y x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो x में चेंज करने से y के ऊपर क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ नहीं मतलब क्या होता है? जीरो होता है। यानी अगर y कोई सा कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। ये हमारा फार्मूला नंबर 2 जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों को प्लीज़, अगर y इज इक्वल टू 6x लिखा हुआ है तो यहाँ पर y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पर y कांस्टेंट नहीं है, ध्यान में रहे, यहाँ पर y कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ 6 कांस्टेंट है जो कि x के साथ मिल गया है। तो अब ये पूरा कांस्टेंट थोड़ी हुआ। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी देख के जीरो कर देते हैं कि भाई अगर 6 कांस्टेंट है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। वहाँ पर सिर्फ 6 कांस्टेंट है और पूरा ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको अभी। तो पहले अभी समझ लीजिए, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ओके। तो अगर y x का फंक्शन है और y इस तरीके से लिखा हुआ हो, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, इसके लिए हमने फार्मूला देख लिया x की पावर n वाला कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx n-1 होगा। अगर मान लीजिए y इस तरीके से आ जाए, इसमें कांस्टेंट हो फिर x की पावर n हो, तब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सुनिए, तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो आपको y का डिफरेंशिएशन निकालना हो, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या फिर ddx ऑफ y अगर निकालना पड़ जाए तो ये जो कांस्टेंट वाला हिस्सा है ये बाहर आ जाता है और जो x की पावर n है या फिर जो कुछ भी यहाँ पर है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। अगर x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? nx n-1। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन्ड वे में भी और बाय डायरेक्ट फार्मूला दोनों तरीके से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। पहले तो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन्ड वे में समझ लीजिए। मान लीजिए y इज इक्वल टू है 6x स्क्वायर, ठीक। तो x में स्मॉल चेंज करना है अपने को, क्या करना है? स्मॉल चेंज। तो नई वैल्यू जो y की होगी दैट विल बी x प्लस dx का स्क्वायर, यही होगी। न्यू वैल्यू में हमें क्या किया गया है, हम मतलब नई वैल्यू के लिए क्या किया गया है? x में थोड़ा सा चेंज किया गया है, वेरी स्मॉल चेंज dx। अब इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। पहले इसको ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। ये वैल्यू क्या हो जानी है? जीरो हो जानी है। क्या बच जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 2x dx। तो dy कितना होगा? dy मतलब नई वैल्यू और पुरानी वाली वैल्यू का बीच का गैप। तो भाई कैलकुलेट कर लो, 6x स्क्वायर ये हो गया और 12x dx, और पुरानी वाली वैल्यू कितना है? 6x स्क्वायर, उसको माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस, क्योंकि गैप निकाल रहे हैं ना। ये वाली वैल्यू तो कट गई, क्या बचा? 12x dx बचा। तो क्या आ गया? dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 12x। ये तो रहा एक तरीका कि भाई नई वैल्यू निकालें फिर पुरानी वैल्यू में से माइनस करके मतलब अपना ऐसे निकाल लें। ये तो हो गया लेंदी प्रोसेस जो कि अपने को नहीं करना है। अपने को क्या करना है? सीधा फार्मूला लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा था आपको। अब फार्मूला लगा के देखते हैं जरा इसी चीज़ में। हमारे पास है y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो फार्मूला क्या कहता है? जब y का आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो जो कांस्टेंट वाली चीज़ है वो बाहर आ जाएगी, बचेगा क्या अंदर? x स्क्वायर। अब जो कुछ भी है उसका अंदर वाले हिस्से का डिफ्रेंशिएट कर लो। ध्यान मेरे सिंबल मैं तब तक नहीं हटाता हूँ जब तक कि डिफ्रेंशिएशन वाला काम पूरा ना हो जाए।
तो x, अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या कहता है, पावर आगे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगा रहा हूँ, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 6 2 = 12 और यहाँ पर x, वही चीज़ आ रही है दोनों तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर कांस्टेंट टर्म आता है मल्टीप्लाई में तो वो आराम से बाहर की तरफ ले लीजिए और जो कुछ भी बचता है उसके ऊपर फार्मूला यूज़ कर लीजिए। ध्यान में रहे ये चीज़। आपको बच्चे क्या करते हैं, कहीं लगाते हैं तो कहीं नहीं लगाते हैं, कभी आग एंड में भी लगा देते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान में रखिए कि कब DDX लगाना है, कब नहीं लगाना है ना। कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं डिफ्रेंशिएशन में। द वेरी फर्स्ट वन, अगर मान लीजिए y = इस तरीके से हो कि x के ऊपर एक जगह डिपेंड कर रहा है, फिर प्लस और भी फंक्शन है उसी में x के जैसे, फिर और भी हैं, है ना, मतलब प्लस प्लस आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना, अकेला एक फंक्शन नहीं है, तो उस समय y की वैल्यू कैसे, डिफ्रेंशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा y का। तो उस समय क्या होगा, f1 को अलग कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, फिर जैसा रहेगा प्लस या माइनस जो भी रहे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। f2 को अलग करेंगे डिफ्रेंशिएट, f3 को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए y = x³ + 9x + 40, ऐसा कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब dy/dx ना, ddx ऑफ y क्या होगा, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये लिख लिया, अभी मैंने डिफ्रेंशिएट किया नहीं है, अभी सिर्फ मैं फार्मूला मतलब वो लिख रहा हूँ, सिंबल्स लगा रहा हूँ बस, अभी मैं सिर्फ सिंबल्स लगा रहा हूँ। 9x, आप चाहे ऊपर लिख लीजिए चाहे ऐसे साइड में लिख लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने सिर्फ सिंबल्स लगा दिए, ठीक है ना, अभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। अब चलिए फार्मूला लगा के उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये है x⁻3, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, वही x⁻n का जो भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, nx n-1, तो x⁻3 का हो जाएगा 3x 3 - 1, ठीक, डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसलिए अब ये सिंबल नहीं लगा रहा हूँ। चलिए 9x एक नंबर आ गया है, तो नंबर आ जाएगा बाहर, क्या बचा, यहाँ पर बचा dx भाई x ही तो बचेगा यहाँ पर, और नीचे भी x, ठीक। कट के 1 नहीं बोलेंगे इसको, ऐसा नहीं बोलेंगे कट के 1 हो गया, ऐसा नहीं बोलना अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्या है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताया गया, 0, अकेला कांस्टेंट, इसके साथ x कुछ नहीं आ रहा मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में, कहीं नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अकेला कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 3x² + 9। x का चेंज x के ही रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधी सी बात है 1 आएगा, जैसा कि हमने देखा भी था y = x वाले में, तो क्या आया था dy/dx = 1। फार्मूले से भी अगर देखते हैं तो x का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा। तो ये हो गया भाई साहब dy/dx 3x² + 9। वन मोर एग्जाम्पल ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। मान लीजिए दिया हुआ है y = -3x² + 12x³ - x⁻⁻4, ऐसा मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल। आपको समझ के इसको देखना है बढ़िया से एकदम बिल्कुल। dy/dx हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, 3 हिस्से में कर लेते हैं। तो ddx पहला हिस्सा हमारे पास है -3x², फिर ddx दूसरा हिस्सा हमारे पास है 12x³, फिर बीच में माइनस आ रहा है, जैसा मैंने बोला था आपको प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस के अकॉर्डिंग लगा देना है, ठीक है। फिर आ गया माइनस
ddx x की पावर -4। ये 3 हिस्से में मैंने उसको कर लिया, 3 पार्ट्स में कर लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, फार्मूला लगा देना है बिल्कुल। तो -3 तो पहले आ जाएगा बाहर, फिर उसके बाद से जो कुछ भी बचता है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। अभी मैं इसके ऊपर फार्मूला नहीं लगाया, अभी सिर्फ एक रूल लगाया हूँ। रूल क्या था कि कांस्टेंट को बाहर कर लेना, फार्मूला नहीं लगाया हूँ अभी, डिफ्रेंशिएट वाला पोर्शन नहीं किया हूँ अभी मैं। चलिए 12 आ गया बाहर, x³ बच गया। यहाँ पर बाहर आने जैसा कुछ भी नहीं है और मैं इसके साथ अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक साथ ही अप्लाई कर लेंगे फार्मूला। चलिए -3 x² का क्या हो जाएगा 2x 2 - 1 सॉरी 3 आ गया आएगा और 3 - 1 -4 आ गया आएगा। कितना आ गया आएगा? जो कुछ भी पावर है, पावर कितनी है -4 है, तो क्या आगे आएगा -4 आ गया आएगा। और जो कुछ भी पावर है उसी में -1 कर देना है आपको। तो कितना आ गया -6x आ गया। 12 3 = 36 x² आ गया। माइनस माइनस प्लस 4 x की पावर -5 आ गया। जब बच्चे माइनस पावर देखते हैं तो स्टार्टिंग में मिस्टेक क्या करते हैं, उनको लगता है पावर -4 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो नहीं, -1 करेंगे आप उसमें तो और माइनस होके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल, अगर मान लीजिए y = एक x का फंक्शन और दूसरा x का फंक्शन ऐसा मल्टीप्लाई में हो, क्या ऐसा मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो y का, ठीक है ना, इसको प्रोडक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, y का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ऐसे निकालते हैं कि पहला फंक्शन है उसको एज इट इज़ रख दीजिए, कुछ मत छेड़िए उसको, और दूसरे फंक्शन को छोड़िए मत, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। फिर प्लस लगाइए, दूसरे फंक्शन को कुछ मत छेड़िए और पहले फंक्शन को छोड़िए मत। ये हो गई बात ख़त्म। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ऐसे क्या है उतना क्लियर नहीं होता क्योंकि पूरी कंप्लीट नई मैथमेटिक्स है। एक्चुअली यही चीज़ें आप जो मैथ वाले बच्चे हैं 12th क्लास में पढ़ेंगे जाके, और ये 12th क्लास में पढ़ेंगे कम से कम 1 महीने में। और मैं इसको क्या शॉर्ट में सिर्फ बेसिक जो इसका हिस्सा है ना, इसका जो बेसिक वाला पोर्शन सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो थोड़ा फास्ट हो रहा है आई नो, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने की वजह से डिस्कस करना भी ज़रूरी है। और जो फार्मूलाज़ हैं उनको मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। और तो आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों का, क्योंकि देखो एकदम नई चीज़ है तो नई चीज़ क्या है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगती है ना। एक बार आप सीख जाएंगे उसके बाद से फिर क्या ही दिक्कत है, उसके बाद से तो आपके लिए वैसे ही प्लस माइनस की तरह है, कुछ है थोड़ी इसमें। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए y = लिखा हो x + 3 × x - 3। देखो एक तो तरीका ये है कि x + 3 और x - 3 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए और फिर डिफरेंशिएट कर लिया जाए पुराने फार्मूले से। लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद पुराने फार्मूले को बताना नहीं है, बल्कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने का है। तो मैं इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करने नहीं वाला हूँ। चलिए dy/dx, ddx ऑफ y इसको कह सकते हैं हम लोग, d/dx भी कह सकते हैं, जो भी है इजी पड़ता है पढ़ने में तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ। तो पहला फंक्शन उसको छेड़िए मत भाई साहब, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। दूसरे फंक्शन को छोड़िए मत, उस पर तुरंत डिफरेंशियल वाला जो ये ऑपरेटर है जो ये दिख रहा है आपको, ये लगा दीजिए। फिर प्लस कीजिए, दूसरे फंक्शन को मत छेड़िए और पहले फंक्शन को छोड़िए मत, यही तो बताया। चलिए ये चीज क्या हो गई, x + 3 हो गई एज इट। भाई इसको तो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं रहे ना हम लोग, तो ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा x - 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ddx एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेगा और ddx एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेगा।
तो उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, 3 -3 एक कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। चलिए इस पर आ जाइए, x -3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है। अब किया किसको जा रहा है, इसको किया जा रहा है। x का डिफ्रेंशिएशन कितना रहना है 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो x + 3 × 1 क्या हो जाएगा x + 3 अगेन देन प्लस x -3 × 1 क्या होगा x -3, तो 3 क्या हो गया 0, यहाँ पर प्लस माइनस है, और x क्या हो गया 2x हो गया। अगर इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करके करते तो भी आंसर यही आता। करके देख लेते हैं, x + 3 और x - 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 9, और अगर हम निकालना चाहें dy/dx तो x² 9 का डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से लिख देते हैं पहले तो। अब x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 आगे आएगा और 1 पावर कम, और वहीं 9 का क्या हो जाएगा 0, तो उस हिसाब से हो गया 2x। बात क्लियर। तो मेरा मकसद यहाँ पर क्या था, इस फार्मूले को अप्लाई करना सिखाना, बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा आपको कि आप हमेशा इसको मल्टीप्लाई करके निकाल पाएँ। तो इसीलिए इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, आपको एक बार पहला फंक्शन छोड़ देना है, फिर मल्टीप्लाई करके दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस के साथ करते हुए दूसरे को छोड़ देना है और पहले को डिफ्रेंशिएट करना है। कहने का मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर मान लीजिए जो y है अपना वो इस तरीके से दिया हो डिवाइड फॉर्म में, f1x डिवाइडेड बाई f2x, ठीक है ना, डिवाइड फॉर्म में दिया हो। अभी हमने मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में देखा है ना, प्रोडक्ट फार्मूला वहाँ पर यूज किया, कैसे अप्लाई होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया उसको छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके अपन ने कर लिया है ना, एग्जाम्पल देके उसको मैंने समझाया भी। अगर डिवाइड फॉर्म में है तो इसको कैसे करेंगे ज़रा समझिए। सेकेंड फंक्शन, एक्चुअली सेकेंड फर्स्ट छोड़ो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के तरीके से याद करना है ना, सेकेंड फर्स्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो डिनोमिनेटर उसको लिख देंगे पहले तो, और जो न्यूमरेटर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस। अब की बार न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे बल्कि किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर डिवाइड में डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मतलब डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर था उससे डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए y इज़ द फंक्शन ऑफ x, और वो कुछ इस तरीके का फंक्शन है x + 1 डिवाइडेड बाई x। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं इसको दोनों मेथड से समझा सकूँ, जो पिछला मेथड था अपना x⁴n वाला उससे भी और इस वाले मेथड से भी। तो देखिए ये हमारा हो गया न्यूमरेटर वाला पोर्शन ऊपर और डिनोमिनेटर, तो उसको फटाफट अप्लाई करते हैं। dy/dx अपने को निकालना है, यहाँ पर हमने dy/dx कैलकुलेट किया है, ध्यान में रहे। सो dy/dx, तो क्या करना है अपने को, डिनोमिनेटर and then the differentiation of the numerator and then numerator differentiation of the denominator divided by the square of the denominator, यही करना है। चलिए x है, x लिख दिया। x + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक बार ये डिफ्रेंशिएशन x के ऊपर होगा और एक बार 1 के ऊपर होगा। x का डिफ्रेंशिएशन अपने को पता है 1, और 1 का तो 0 हो गया, माइनस x + 1 का कुछ नहीं होना, जैसा है वैसा ही रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x²। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा x, और माइनस अंदर जाएगा तो -1, -x -1 डिवाइडेड बाय x²। तो पूरा मामला अगर देखें तो ये x कट गया, -1 बचा, और x² अगर ऊपर चला जाएगा तो हो गया -x⁻⁻²।
2। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन बाई डिवाइड फार्मूला, जो डिफ्रेंसिएशन का है डिवाइड रूल से, उससे अपन ने कर लिया। अगर इसी को डायरेक्टली सॉल्व करें एक्स की पावर n वाले से, तो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अगर हम इसको सेपरेट करें तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स, यानी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ये हो गया। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, x की पावर माइनस 1 है जो, तो उसकी पावर कहाँ आएगी, सामने आएगी -1, और एक पावर कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से क्या हो गया, x की पावर -2 हो गया। सेम चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड रूल है, जिससे क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है और चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में। जहाँ x की पावर n वाला नहीं है तो x की पावर n वाला है, तो ईजी पड़ जा रहा है। अभी ना मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ। अभी आगे और भी ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ आएंगी आपके सामने, जहाँ पर आपको ऐसे डिवाइड वाला रूल, प्रोडक्ट वाला रूल आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अभी बहुत सारे फार्मूला, जिसमें अभी हम एक फार्मूले के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, x की पावर n। देखो नई मैथमेटिक्स है, तो समझ समझ के अपने को धीरे धीरे चलना है, स्टेप वाइज स्टेप चलना है, प्रैक्टिस करते हुए। चेन रूल, ये क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो बार बार यूज़ होगा। देखो जितने मैं रूल्स बता रहा हूँ ना, एक तो प्लस वाला बताया सबसे पहले कि अगर y जो है f1 प्लस माइनस f2 ऐसा हो, फिर f1 इंटू में f2 हो, फिर f1 डिवाइड बाई f2 हो। तो ये सारे जो रूल्स बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में यूज़ होते रहते हैं। बाकी फार्मूलाज तो बताऊँगा ये भी आगे। और जैसे x की पावर n वाला फार्मूला एक बताया मैंने, क्या बताया, nx n-1। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन बताया, अगर सिर्फ कांस्टेंट है अकेला तो क्या होगा, 0 होगा। एक रूल क्या बताया आपको, अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए चेन रूल क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए y इज़ द फंक्शन ऑफ u, u का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, u का फंक्शन, फंक्शन ऑफ u ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, u के फॉर्म का है। लेकिन जो ये u है ये खुद x का फंक्शन है, ये खुद किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। बात समझ में रहे हैं कि मतलब y तो u पर डिपेंड कर रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन u जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमसे बोला जाए कि y को x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तब कैसे करेंगे, क्या मामला होगा, जरा इसको समझते हैं। देखिए इधर फिर से मैं लिख रहा हूँ, y इज़ द फंक्शन ऑफ u, और ये सिंबल मैंने एक बार यूज कर लिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर और कुछ और यूज कर लेता हूँ, u इज़ द फंक्शन ऑफ x। मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पर फंक्शन का सिंबल f जरूरी नहीं हमेशा ही रहे, तो मैंने एक बार f यूज कर लिया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर g लिख लिया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको प्लीज़। अब देखिए अगर मैं u को x के रूप में डिफ्रेंशिएट करूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, तो बात समझ में आती है, क्योंकि u x का फंक्शन है, तो हो जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू जो भी इसका वैल्यू आएगा। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं, है ना, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वांटिटी तो लिया नहीं हूँ, एग्जाम्पल तो लिया नहीं हूँ, है ना, तो इसको डैश लगा देते हैं यहाँ पर कि एक बार मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। y को अगर u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वो बात भी समझ में आती है, डैश लगा दिया यहाँ पर, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार हो गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब y को तो x के रूप में डिफ्रेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो देखिए तो चेन रूल क्या कहता है, कहता है y को u के रिस्पेक्ट में आपने कर लिया, u को x के रिस्पेक्ट में कर लिया, बात वही आ गई, ये हो गया चेन रूल, वही चीज़ है। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक बार तो y को जिस चीज़ का वो फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में होने देते हैं डिफ्रेंशिएट, फिर जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में किया है उसका दोबारा उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे जिसके रूप में पूछा गया है। कन्फ्यूज़न हो गया ना। चलो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है चीज़। हाँ ये फार्मूला तो ध्यान में रख लो, अब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है u पावर 4, और फिर बगल में दे दिया आपको u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई साहब,
y को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कर दीजिए, क्या हो गया 4y³ और u को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x² का 2x। तो y का x के साथ मतलब रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यही होगा dy का u के इंटू du का x के रिस्पेक्ट में। तो dy का u के रिस्पेक्ट में यानी y का u के रिस्पेक्ट में जो हुआ वो आया है 4u³ और इसका जो आया है वो आया है 2x, ये 0 है ध्यान में रहे, और u की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1 + x², तो 1 + x² की पावर 3 क्यूब ना, हाँ, और इंटू 2x कितना हो गया 8x 1 + x² पावर 3। एक ये जो तरीका मैंने समझाया है, जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके पे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, चेन रूल को 1 बाय 1 अप्लाई करते रहते हैं, ऐसे बार बार अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये बार बार जो अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं ये नहीं करेंगे। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसा करना भी नहीं पड़ेगा। देखिए फिर करते कैसे हैं क्वेश्चंस में, यही प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, ऐसे दे दे आपको सीधा 1 + x² होल पावर 4, मतलब u की पावर 4 ना लिख के मैंने u का वैल्यू सीधे पुटी कर दिया है। अब बोले जाए इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो अब आपको कोई फार्मूला बताया तो नहीं गया 1 + x² है और उसकी पावर हो, फिर कैसे करते हैं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया गया आपको। लेकिन हाँ आपको x की पावर n का फार्मूला बताया गया है। तो जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है उसको आप ऐसे ही मानेंगे जैसे वो x हो, और बेसिकली ये क्या है u है। तो y को x के फॉर्म में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एज ए u के तरीके से ट्रीट करते हुए। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट, इसको हम क्या मानेंगे, पूरा x मान लेंगे, पूरा कुछ मान लेंगे एक चीज़। तो 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन y का u के रिस्पेक्ट में। अब ये वाला काम हो गया, ठीक है ना। अब जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर था यानी जो u था जिसको आपने x मान लिया था उस समय के लिए, अब उसको दोबारा करेंगे यानी 1 + x² को दोबारा करेंगे यहाँ पर। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x² का 2x, वही चीज़ आ गई ना, 4 × 2 = 8x 1 + x² होल पावर 3, वही चीज़ आ गई है ना। चाहे अलग अलग कैलकुलेट करके पुट कर दें या फिर लगातार डिफ्रेंशिएट करते चले जाइए, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है, यही वाला तरीका यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से वहाँ पर नहीं करेंगे। वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए y = आपको दे दिया जाए x² + 5x + 6 होल क्यूब। अब बोला जाए x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे वाली वैल्यू को कुछ एक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, मान लीजिए u मान लिया आपने उसको, है ना, कुछ एक मान लेंगे। अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 3 आगे आएगा, u ये u पूरा लिख दीजिए और उस u में से एक पावर कम। आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी वैल्यू सिर्फ x नहीं है, तो वैल्यू कुछ और ही है, x² + 5x + 6 है। तो इसको एक बार आप दोबारा कीजिए, यानी उस u को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, इस u को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, 3 - 1 2। तो अब चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक बार x² का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 + 6 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। सो वी विल गेट 3 और ये कितना आ गया पूरा 2x + 5 और ये कितना है x² + 5x + 6 होल स्क्वायर। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपके लिए सारे फार्मूलाज लिखने जा रहा हूँ कि और कौन कौन से फार्मूलाज हैं। रूल्स इतने बहुत हैं आपके लिए, है ना, पूरा डिफ्रेंशिएशन इतने सॉल्व हो जाएगा। फार्मूलाज लिख दे रहा हूँ जिसके बारे में ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है,
कि यार वो फार्मूलाज आए कहाँ से हैं। मैथमेटिक्स में उन चीज़ों का पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है, नो डाउट, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, देखो है ना। अगर बात करें, अगर पूरी मैथमेटिक्स तरीके से अगर मैं इस चीज़ को कराऊँ तो मुझे इन्हीं चीज़ों को कराने में कम से कम 1 मंथ का जो सिलेबस होता है ना, उस तरीके से कराना पड़ेगा। मतलब अगर स्कूल में बात करें तो ये पूरा सिलेबस 1 मंथ या 2 मंथ में कहीं कवर होता है। ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। मैं इसको बस बेसिक पोर्शन बता रहा हूँ, बस छोटा छोटा पोर्शन बता रहा हूँ। तो कुछ फार्मूलाज लिख रहा हूँ, उसको याद कर लेना है आपको। फर्स्ट फार्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर n, दैट इज nx n-1, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सेकेंड फार्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। थर्ड फार्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x इज सेम एज e रेज टू द पावर x। अब ये e पावर x क्या है, मैंने आपको बताया है थोड़ा सा एक बारी कि e एक नंबर है। अगर मैं बात करूँ कंप्लीट e की पावर x की ना, तो ये कैसा दिखता है एक्चुअली, मतलब ये पूरा x का एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसे याद कर लीजिए। इसका पूरा मतलब होता है एक्चुअली 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 1 प्लस x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 प्लस x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। इसी पूरे को e की पावर x नाम दे दिया गया है। मतलब है कि ऐसी सीरीज है, एक ऐसी सीरीज है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस से वही चीज़ आएगी, है ना। अद्भुत है, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x, और नीचे में 2 पहले से लगा हुआ है। x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आएगा और एक पावर कम, यही तो, और नीचे क्या लगा हुआ, 3 और 2 लगा हुआ है। एक और कर लेते हैं, x की पावर 4 आगे आएगा और एक पावर कम, नीचे 4, 3 और 2 लगा हुआ, और ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो देखो क्या आया भाई साहब, 2 से 2 कटा, यहाँ पर 3 से 3, 4 से 4, तो क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर क्या बचा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, वही × 1 तो रहेगा ही, है ना, प्लस ऐसे आगे चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ पहले थी वही सेम चीज़ आ गई है। इसी चीज़ को नाम दिया गया है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है। फोर्थ फार्मूला, देखो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज बता रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है एज इट इज़। ddx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, ddx ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ddx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ddx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, ddx ऑफ sec cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, एंड ddx ऑफ cosec x इज इक्वल टू cosec x इंटू cot x। ये फार्मूलाज आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। यहाँ पर माइनस रहेगा ना, माइनस रहता है यहाँ पर, ठीक। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है एज इट इज़। एक फार्मूला और जो मैं बताना चाहूँगा आपको, ddx ऑफ log x विद बेस e इज इक्वल टू 1/x। ध्यान में रखेंगे आप इस फार्मूले को। अब इसमें लॉग के बारे में आपको बता ही दिया पहले से, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि भाई लॉग क्या चीज़ है। तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ध्यान मेरे बेस e की बात कर रहा हूँ और किसी बेस की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। इतने फार्मूले आपके लिए बहुत हैं। बाकी वर्कशीट मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके आप क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सबसे ज़्यादा आप भी ध्यान दीजिए x की पावर n पर। अगर आप x की पावर n पर एक्सपर्ट हो जाते ना, तो रूल्स तो सेम है डिफ्रेंशिएशन के,
है ना, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो, चाहे वो डिवाइड रूल, रूल्स सेम हैं। तो अगर एक्स की पावर n के ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बाकी फार्मूलाज आप याद करके उसके ऊपर भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप बेसिक पर पकड़ बनाइए अपनी, है ना, जो बिल्कुल बेसिक वाला पोर्शन है। थैंक यू वेरी मच।